अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एंड वेलकम फ्रॉम सुफा इंटरनेशनल कॉलेज। आज का हमारा लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पर है, जो कि बीबीए के सेकंड सेमेस्टर का एक बड़ा लाजमी कोर्स है और ये काफ़ी टफ भी माना जाता है। लेकिन इनफैक्ट अगर आप इन सब ट्यूटोरियल्स को, वीडियोस को फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे साथ लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको ये समझ ना आए। इन वीडियोस को ये सोच कर बनाया गया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हो और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अनटच्ड ना रहे। ये जो इसकी बुक है, जो कोर बुक, वो हमने गूगल क्लासरूम में रख दी है। इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 बाय विलियम्स एंड हाका, और ये वर्ल्ड वाइड पढ़ाई जाती है, हार्वर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड, एमआईटी और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यही बुक फॉलो की जा रही है। तो हम भी आपको यही बुक फॉलो करवाएंगे। आपकी कोर रिकमेंडेड बुक भी यही है। आज का हमारा चैप्टर इसी बुक में जो अपलोड हो चुकी है, इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका चैप्टर 6 है, मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। यहाँ से हम इसका आगाज़ करेंगे क्योंकि पहले 5 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन आप पहले सेमेस्टर में कवर कर चुके हैं। वो हम ब्रीफली उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट ब्रश अप होते रहें। तो ये है जी मैनेजरियल अकाउंटिंग का चैप्टर 6। इट्स कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हम देखते हैं कि मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जी मर्चेंडाइजिंग कंपनीज कहते किसको हैं। अब ये टर्म आप देख रहे हैं, मर्चेंडाइजिंग कंपनीज, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। 2 तरह की कंपनीज होती हैं जी। एक होती है इंडस्ट्रियल कंपनी, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन करती है, रॉ मटेरियल लेती है और उसके अलावा लेबर को यूज़ करती है, फैक्ट्री ओवरहेड को यूज़ करती है और एक प्रोडक्ट बनाती है। उस प्रोडक्ट को वो सेल करती है और सेल करके प्रॉफिट कमाती है। लेकिन एक कंपनी होती है, उसे कहते हैं मर्चेंडाइजिंग कंपनी। अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या होता है? देखिए, मर्चेंडाइजिंग कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी है जो बनी बनाई चीज़ लेके उसे आगे बेच देती है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ये मर्चेंडाइजिंग है। मर्चेंडाइज करती है, चीज़ों को खरीदती है और बेचती है। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी की बेसिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इनका पहले आपको ऑपरेटिंग साइकिल समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल हर उस प्रोसेस को कहते हैं, एक सिस्टम को, उस सिस्टम को कहते हैं जिससे गुजर के कोई भी कारोबार अपनी सेल करता है, रेवेन्यू करता है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, और उस सेल के नतीजे में कुछ उसको कैश आ जाता है और बाकी उसने कैश लोगों से लेना होता है। यानी अगर 1000 रुपए की चीज़ बेची है, 100 रुपया कैश में बेची है और 900 रुपया उसका अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये सारा एक ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाता है। कोई भी मर्चेंडाइजिंग जो कंपनी है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल में 3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले चीज़, वो सबसे पहले अपनी मर्चेंडाइज खरीदती है। मर्चेंडाइज का आप सिंपल लफ्ज़ों में मतलब देखें तो जैसे अगर किसी की करियाने की दुकान है तो जो करियाने का सामान अंदर हमने रखना है ताकि हम उसे बेच सकें, उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। गुड्स टू बी सोल्ड, इन्वेंट्री, वो सब इसी जुमरे में ही आता है। तो सबसे पहला काम इस साइकिल में, सबसे पहला काम कंपनी क्या करती है? मर्चेंडाइज खरीदती है। दूसरा काम, जो खरीदी मर्चेंडाइज है उसको बेच देती है, सेल ऑफ द मर्चेंडाइज। ज़्यादातर वो उधार पे बेचती है, लेकिन कभी कभी अगर किस्मत अच्छी हो तो कैश पे भी बिक जाता है। और पहला देखें, 2 काम हो गए। अब क्या पहला काम किया हमने सामान खरीदा है। दूसरा काम हमने क्या किया? हमने उस सामान को बेचा है, या कैश पे या उधार। ज़्यादातर उधार बिकता है। अब तीसरा काम क्या होता है कि जो उधार हमने बेचा है वो पैसे क्लाइंट से लेने। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये काम सबसे मुश्किल होता है, ग्राहक से पैसे वापस लेने, ये सबसे मुश्किल काम है। तो ये साइकिल एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि सबसे पहला काम कि हम सामान खरीदते हैं, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, उसके बाद हम उसको बेचते हैं, उसके नतीजे में अकाउंट्स रिसीवेबल पैदा होते हैं, यानी कि उधार जो लोगों से वापस लेना है, लोगों ने आपसे उधार सामान लिया हुआ है। और तीसरा काम उस उधार को लोगों से वापस लेना। अब आप सोचेंगे यार, मर्चेंडाइजिंग कंपनी और पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें क्या फ़र्क है? तो भाई सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट ये सामान खरीदता नहीं है, वो डायरेक्ट मर्चेंडाइज खरीदता नहीं है, वो मर्चेंडाइज बनाता है। ये जो मर्चेंडाइज खरीदी है आपने, ये किसी ने बनाई थी। अब वो क्या करता है? वो मटेरियल लेता है। जैसे अगर आपने ब्रेड खरीदी है, अपनी दुकान में रखी है बेचने के लिए, तो वो ब्रेड पहले किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाई है, ठीक है। उसने ब्रेड खरीदी नहीं थी। उसने क्या खरीदा था? उसने आटा खरीदा था, पानी खरीदा था, नमक खरीदा था, बेकिंग सोडा खरीदा था, मीठा सोडा खरीदा था, यीस्ट खरीदा था। ये उसके मटेरियल्स थे, ठीक है। फिर उसने कुछ मजदूर रखे हुए थे जिन्होंने उसको एक ब्रेड की शक्ल दी। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और मर्चेंडाइजिंग कंपनी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का इस्तेमाल करती है, वो डायरेक्ट मर्चेंडाइज नहीं लेती। और जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है वो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड ऐसा कुछ नहीं करती। वो सीधा सीधा अपना काम करती है कि वो एक चीज़ खरीदती है, कुछ मुनाफा रख के उसको बेच देती है। अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी आमतौर पे 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं रिटेलर
और एक को बोलते हैं होलसेलर। एक्चुअली लिखना ये चाहिए होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। अब फर्क क्या है? होलसेलर्स ऐसे बंदे को कहते हैं जिसको आप अपनी उर्दू जुबान में पाकिस्तान में थोकिया कहते हैं, स्टॉकिया, स्टॉक करने वाला, या ऐसा बंदा जिसने बहुत ज़्यादा बल्क में 500-500 किलो माल अपनी दुकान में रख लेना है, उसके बाद दुकानदार आके उससे ख़रीदते हैं। इसको हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रिटेलर वो बंदा है जो जाके होलसेलर से चीज़ खरीदता है। बाज़ दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटर और होता है, होलसेलर और होता है, बाज़ दफ़ा होलसेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम कर रहा होता है, और दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन रिटेलर ये वो स्टोर्स हैं, जैसे आपकी गली की कॉर्नर पे जो स्टोर है वो भी एक रिटेलर है। आपके जो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, छोटे ब्रांड, बड़े ब्रांड, ये सब के सब रिटेलर्स हैं जो होलसेलर से सामान खरीद के अपनी दुकान में रखते हैं, ताकि फाइनल कस्टमर है उसका वास्ता रिटेलर से पड़ता है और होलसेलर से वास्ता पड़ता है रिटेलर का। यानी कि रिटेलर होलसेलर के पास जाता है और फिर कस्टमर रिटेलर के पास आता है। तो ये साइकिल कुछ इस तरह चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसके पास जाती है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। होलसेलर के पास आता है रिटेलर और रिटेलर के पास फाइनल कस्टमर पहुंचता है। तो ये एक पूरा सर्कल है जो फॉलो होता है। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे डिपेंड कर रही होती है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो ये पूरा जो साइकिल है ये ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या फ़र्क है इनकम स्टेटमेंट में जो एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी की है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। क्या फ़र्क है भाई? चलिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कुछ आपको ये भी बता देते हैं कि सर्विस कंपनी क्या होती है, क्योंकि 3 चीज़ें अलग होती हैं, सर्विस कंपनी, मर्चेंडाइजिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा जी, सर्विस कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ एक कोई भी पर्टिकुलर सर्विस देती है और उसका वो पैसा चार्ज कर लेती है। अब देखें, सर्विस कंपनी ने कोई किसी किस्म की गुड्स नहीं रखनी होती, कोई किसी किस्म का सामान ला कर दुकान में नहीं रखना होता। वो एक खाली अगर कमरा भी होगा उसमें एक टेबल चेयर लगा के वो आपको अपनी सर्विस देंगे, आपसे पैसे लेंगे। आपको सर्विस देने के चक्करों में कोई बिजली के बिल आएंगे, उनको कोई स्टाफ के पैसे देने पड़ेंगे, उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये निकालने के बाद उनकी फॉरेन नेट इनकम आ जाती है, ठीक है। तो साबित ये हुआ कि अब हम साथ में एक स्प्रेडशीट खोल लेते हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो क्या है। अब देखें जी, अब यहाँ पे हम एक देखने लगे, सर्विस बिजनेस ने क्या किया। सबसे पहले उसने सेल की, यानी कि अगर सर्विस बिजनेस का फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, एक स्कूल है, तो उसने क्या दी, ये उसका हेड, ये हेड उसका सेल है, ठीक है। और उसकी डिटेल क्या है? उसकी डिटेल ये है जी कि उसने आपसे क्या ली, फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, ये उसकी डिटेल है। और ये उसने ली तकरीबन 1 लाख रुपया महाना उसको फीस का आ गया, ठीक है जी। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो 10 लाख आ गया, इतनी तो फीस नहीं आती, 1 लाख रुपया उसको फीस का आ गया। अब इस सेल के बाद उसने अपने खर्चे देखे जी, खर्चे क्या थे? उन खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। उसने अब एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस थे? उसने इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा उसका टेलीफोन का खर्चा था, उसके अलावा स्टाफ की सैलरी का खर्चा था, उसके अलावा कोई मार्केटिंग का छोटा मोटा खर्चा था, उसके अलावा प्रिंटिंग का हल्का फुल्का खर्चा था। ये खर्चे थे जिन्हें हम एक्सपेंसेस, ये सब के सब क्या हैं? हमारे एक्सपेंसेस हैं। क्या है हमारे? EXPENSES, एक्सपेंसेस, यानी कि अखराजात। हम इनको कुछ ऐसे लिख देते हैं ताकि आपके ये जहन में ज़रा क्लियर हो जाए। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस से मतलब होता है अखराजात, यानी कि ये सर्विस देने में, सेल करने में हमारे ये अखराजात आए, ठीक है। बिजली का बिल आया 10,000 का, उसके अलावा टेलीफोन का बिल आया 2,000 का, सैलरियाँ देनी पड़ी 25,000 की, और उसके अलावा मार्केटिंग पे 2,000 लगा और प्रिंटिंग पे भी 2,000 लगा। तो हमने एक रफ टफ निकाल लिया कि हमारे टोटल अखराजात कितने के हुए हैं जी। ये देखें, हमने इनके ऊपर सम का फॉर्मूला लगाया तो 59,000 के हमारे अखराजात हुए हैं, और सेल के में से हमने एक्सपेंसेस माइनस किए तो पीछे हमारी बच गई नेट इनकम। सीधा साधा हिसाब है। अब नेट इनकम हमारी क्या आई? सेल में से टोटल हमने खर्चे निकाल दिए तो पीछे क्या बचा हमारा? 41,000 रुपये की हमारी नेट इनकम बची, ठीक है जी। अब ये है जी एक ऐसी कंपनी जो सर्विस का कारोबार करती है। ये हमने एक मोटा मोटा हिसाब उसका किया है और हमें पता चला सेल का फिगर ये था, खर्चों का फिगर ये था और नेट इनकम ये निकल आई। इसके बरक्स अब एक ऐसी कंपनी जो मर्चेंडाइज का काम करती है, शुरुआत तो उसकी भी यही होगी कि वो सेल करेगी सबसे पहले, ठीक है। सेल की उसने, उसकी सेल हुई, फीस नहीं, ये उसका सामान बिका, वो क्या लिखेगी? इन्वेंट्री सोल्ड, इन्वेंट्री सोल्ड, ठीक है।
सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया, इन्वेंट्री सोल्ड। अब उसने सामान बेचा 12 लाख का, ठीक है, लेकिन अब जब उसने सामान ये बेचा, ये उसने खरीदा भी तो था। अगर उसने 12 का बेचा है तो हो सकता है उसको ये सामान खुद 8 का पड़ा हो, 8 लाख का उसको सामान पड़ा था, ठीक है। ये जो उसको पड़ा है, ये जो हम लफ्ज कहते हैं कि ये उसको कितने का पड़ा है, इंग्लिश में अकाउंटिंग की जुबान में इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वो कॉस्ट है जो जितने में ये सामान उसको पड़ा है, ठीक है। तो सेल कितने की हुई, 12 लाख की सेल हुई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको आप सीजीएस के नाम से याद करेंगे, बड़े ऑफ्टन आपको एक क्वेश्चन आएगा सीजीएस या सीओजीएस, एक ही बात है। कितने की आई जी, 8 लाख की। अब जब हम ये दो निकाल देंगे तो पीछे ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी की बात हो रही है, तो पीछे क्या बचेगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस का मतलब इंग्लिश में होता है मोटा मोटा, जिसमें से अभी कोई एक्सपेंस कोई अखराजात नहीं निकाले। तो ये पीछे यानी कि हमने माल बेचा इतने का, हमने खरीदा था इतने का, लेकिन अब भाई आपने बिजली का बिल भी दिया होगा, आपने कोई और खर्चे भी किए होंगे, तो ये सारे खर्चे आपको पड़े होंगे, ये वाले एक्सपेंसेस ये आपको भी पड़े होंगे वहाँ पे, ठीक है। हम ये एक्सपेंसेस इधर भी ले आते हैं, ये खर्चे पड़े। अब क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे निकालते जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, और हमारी नेट इनकम क्या आई, ये फर्क है जी। एक मर्चेंडाइजिंग में आई उसकी भी नेट इनकम ही है, ठीक है, यहाँ पे आई उसकी भी नेट इनकम ही है, लेकिन एक तरीके से घूम के आई है कि उसमें सीजीएस ऐड हो गया, सीजीएस भी उसमें शामिल किया हमने कि ये भी एक चीज़ है। जितने का सामान बेचा उसमें से इतने का खरीदा, पीछे ये रह गया, उसमें से ये खर्चे निकाले तो नेट इनकम आ गई। ये है हमारी सर्विस बिजनेस, ये है हमारा सर्विस बिजनेस। और उसके बरक्स ये जो हमारा है, ये हमारा है मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस। ये फर्क है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ये फर्क है दोनों में। ये सर्विस का बिजनेस है, ये उसकी इनकम स्टेटमेंट है, ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, ये उसकी इनकम स्टेटमेंट है। यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपकी बुक में इस मुकाम पे उसकी कोई जिक्र नहीं किया गया तो हम उसमें नहीं जाएंगे, जितना आपको ब्रीफली कर सकें करें। तो यही चीज़ उसने आपको बताई है कि सर्विस के बिजनेस में सेल में से खर्चे निकले, सीधी सीधी नेट इनकम। लेकिन जैसे ही मर्चेंडाइजिंग का कारोबार आया, सेल में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली, ग्रॉस प्रॉफिट बचा, उसमें से खर्चे निकाले तो नेट इनकम। तो आप ये समझ लें कि बीच में ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एलिमेंट ऐड हो जाता है। बस ये फर्क है सर्विस बिजनेस में और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में। आगे चलते हैं जी। ये देखिए उसने एक सैंपल के तौर पे आपको बताई है कि ये कोई कंप्यूटर सिटी के नाम से कंपनी है, ये इसकी इनकम स्टेटमेंट है। ये एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, सेल उसने की 9 लाख की, उसमें से जो 9 लाख की उसने सेल किया, उसे 5,40,000 में उसने, अगर उसने कंप्यूटर बेचे थे 9 लाख के, तो उसने कंप्यूटर जो खुद खरीदे थे बेचने के लिए वो 5,40,000 के उसे पड़े थे। तो मुनाफा जो मोटा मोटा बचा, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, वो है 3,60,000। अब उसने इसमें से सारे खर्चे निकाले, वेजेस, मजदूरी दी, एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया, इंश्योरेंस का, बिजली वगैरह के बिल जिन्हें यूटिलिटीज़ कहते हैं, फिर ऑफिस का सामान खरीदा, फिर तोड़ फोड़ के खर्चे हुए, ये सारे खर्चे ऐड करके 2,34,000 के खर्चे बने। जब वो उसने इसमें से निकाले, पीछे 1,26,000 का इनकम रह गया, लेकिन अभी टैक्स नहीं दिया। इस इनकम पे फिर उसने टैक्स दिया तो पीछे बची 90,000 की आमदन। ये एक ऐसी कंपनी है जो मर्चेंडाइजिंग करती है, इसका मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस है, ठीक है। ये एक फ़र्क है। तो आपने कुछ चीज़ें जो याद रखने के लायक हैं, सेल्स और रेवेन्यू एक ही बात है। अगर किसी बच्चे ने इसमें कन्फ्यूजन जाहिर की तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसके डबल मार्क्स काटूं, जिसे ये ना पता हुआ कि रेवेन्यू और सेल में क्या फ़र्क है। और एक चीज़ याद रखने की ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो चीज़ है कि जो हम कहते हैं उर्दू में कि आपको कितने का पड़ा है वो सामान जो आपने बेचा है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। भाई 100 रुपये का सामान था, मुझे 60 का पड़ा है, तो 60 रुपये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है मोटा मोटा प्रॉफिट, जिसमें से अभी कोई खर्चा नहीं निकला, ये सारे अखराजात नहीं निकले। जब हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। अब उसके बाद हमने खर्चे निकालने होते हैं, उन्हें ऑपरेटिंग खर्चे दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग खर्चा वो होता है जो आपके डायरेक्टली, अगर किसी का फर्ज करें सामान बेचने का काम है, आटा चीनी पत्ती बेचने का, तो ये सब बेचते हुए जो अखराजात आए हैं उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। लेकिन अगर उसने साथ में उसको कोई और खर्चा आ गया जो उसके इन कारोबारों से रिलेटेड नहीं था, इस कारोबार से उसका डायरेक्ट वास्ता नहीं था, उसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फ़र्क है ऑपरेटिंग में और नॉन ऑपरेटिंग में। तो ये अब हमने देख लिया यहाँ तक। अब हमने सीखा, हमने क्या सीखा, मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या होती है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या फ़र्क है, मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइजिंग कंपनी में और सर्विस बिजनेस में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब तक हमने ये 2 पेजेस पढ़े हैं, पेज ये वाला 246 और उसके अलावा हमने पढ़ा है पेज 247, 248 भी ऑलमोस्ट पढ़ लिया, ठीक है।
अच्छा, अब हम ये देखने लगे हैं 248 पेज पे कि मर्चेंडाइजिंग की जो कंपनी है वो अपने अकाउंट को जब मेंटेन करती है तो उसमें उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, अभी तक जब आपने पिछली काउंटिंग वन पढ़ी तो उसमें आपको पता चला था कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। जो भी एंट्री आती है सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करो एक कारोबार शुरू हुआ है तो उसकी पहली ट्रांजैक्शन है जी इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ RS 2,30,000, ठीक है, ये उसकी पहली ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो अब हम जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम, तो वो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? जर्नल का एक तरीका होता है, सीरियल नंबर चलता है सबसे पहले, उसके बाद ट्रांजैक्शन ID, उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट, उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल, उसके बाद किस बंदे से ट्रांजैक्शन हुई है उसे एंटिटी भी बोल देते हैं, फिर ट्रांजैक्शन अकाउंट हेड, और फिर डेबिट अमाउंट क्या हुई है, और फिर इसी का क्रेडिट क्या हुआ है। ये हमारे आमतौर पे एक जर्नल बनाने का जनरल जर्नल बनाने का तरीका होता है, ठीक है। अब हम ज़रा इस एंट्री को, अगर ये मैं आपको सिर्फ रिकॉल कराने के लिए कर रहा हूँ कि आपने पिछले सेमेस्टर में क्या किया था, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग भूल चुके होंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन आपने क्या हुआ जी, कैपिटल इन्वेस्ट किया 2,30,000 का, ट्रांजैक्शन का ID भी 1 नहीं है। ट्रांजैक्शन डेट, ये फर्ज करो ये ट्रांजैक्शन हुई थी 2/3/2020 को, ठीक है। और ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या है जी, इन्वेस्टेड कैपिटल, किसने किया जी, ओनर ने खुद ने किया। तो जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, कैश हमारे पास आता है, कैश की शक्ल में कैपिटल आया, हम ये ज्यूम कर लेते हैं, कैश इन हैंड पास आया, कितना आया, जब कैश आता है तो वो हमेशा क्या होता है, डेबिट 2,30,000, और क्रेडिट में आपका इस ट्रांजैक्शन के लिए। अब हमने इसका क्रेडिट क्या करना है, अगर कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में क्या होगा, इसी को ऊपर से कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, सीरियल नंबर चेंज किया, कैश इन हैंड, और हमारा क्रेडिट क्या हुआ, कैपिटल, ठीक है। जब कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं तो उसके डेबिट में हम 0 लिखते हैं। ये हमारा एक सिंपल, इसको हम बोलते हैं जनरल जर्नल, इसको हम बोलते हैं GENERAL जनरल जर्नल। इसी जनरल जर्नल में से हम लेजर्स निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं, बैलेंस शीट। ये एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग सिस्टम है जो हम यूज करते आए हैं अब तक, ठीक है। अच्छा, इसमें जनरल जर्नल में से हम निकालते हैं लेजर, या जिसे कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट, जैसे आपकी यहाँ बुक में भी मेंशन है, ये देखें कि यूज ओनली जनरल जर्नल। जब हमने अभी तक पढ़ा है उसमें सिर्फ एक बड़ा जर्नल बनता था, जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ 2 हेड हैं, कैश का हेड है और कैपिटल का, इसी तरह आगे भी हेड्स चलते जाएंगे। तो एक जर्नल, एक लेजर कैश का बनेगा, एक लेजर कैपिटल का, और जो जो अकाउंट हेड आगे आएंगे ऐसे आते जाएंगे, उनका लेजर अलग अलग बनता जाएगा। इसे कहते हैं जो है हमारा जनरल लेजर, ठीक है। इनको हम जनरल लेजर को कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, और ये आपको समरी बताते हैं किसी भी बिजनेस की। लेकिन अब जब आपने मर्चेंडाइजिंग कंपनी होती है ना, उसमें आपका जनरल, इसके अलावा कंट्रोल अकाउंट के अलावा सब्सिडरी लेजर भी होते हैं। अब सब्सिडरी लेजर आप पूछेंगे कि ये क्या होते हैं। अब फर्ज करें कैश के अंदर ही यहाँ पे लेजर बनता है, तो ओनर एक बंदा है, उसके अलावा यहाँ पे और भी लोग होंगे जिनके साथ कैश की लेन देन हुई होगी। जो सब्सिडरी लेजर होता है वो ये भी बताता है कि कैश इन हैंड के भी कोई 15-20 सब्सिडरी लेजर बन जाते हैं कि ये ओनर के नाम पे ये कैश है, फलाने के नाम पे ये कैश है, फलाने के नाम पे ये कैश है। मर्चेंडाइजिंग कंपनी में सब्सिडरी लेजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर किसी बंदे का एक बंदा आता है आपके पास, वो आपसे सामान खरीदता है, वो पूछता है मेरा क्या हिसाब है, तो लेजर के अंदर से फिल्टर आपको करने के लिए सब्सिडरी लेजर देखना पड़ता है कि यार वैसे कैश इन हैंड की सिचुएशन ये है कि हमें 2 लाख रुपए आना है, लेकिन असलम साहब से हमें सिर्फ 50,000 आना है, क्योंकि असलम साहब का जो सब्सिडरी लेजर है वो ये बता रहा है। तो सब्सिडरी लेजर क्या करता है कि ये बड़े लेजर में से हर इंडिविजुअल बंदे का लेजर आपको बताता है कि वो क्या चलेगा। तो अब तक हमने ये देखा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, अब आप ये सोचिए, आपको एक बात बताते हैं कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मर्चेंडाइजिंग कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरीका, क्यों नहीं जूम आउट हो रहा, अच्छा हो गया। अच्छा,
दो तरीके हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के या मर्चेंडाइजिंग कंपनी की अकाउंटिंग करने के। एक तरीका है, उसे कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये पहला तरीका है। और आपको मैं एक और वाज़ह बात बताऊं, ज़्यादातर तरीका आजकल कंप्यूटर का दौर आ गया, अब यही यूज़ होता है। जब कंप्यूटर का दौर नहीं था तो बहुत सारी, इवन मेजॉरिटी कंपनियां पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि हर वक्त जाकर ऑडिट करना बड़ा मुश्किल था कि है या नहीं है। अब क्योंकि जैसे ही हम आप स्टोर पे जाते हो, एक चीज़ खरीदते हो, वो बार कोड के आगे स्कैन करता है, सेल्स वाले टेबल में वो चीज़ ऐड हो जाती है, परचेज वाले टेबल में से माइनस हो जाती है, नेट रिजल्ट वाले टेबल में वो सेल में से परचेज माइनस होकर पता लगता है कि भाई हमने फैक्ट्री से इसके 50 यूनिट खरीदे थे, दिन के एंड पे 45 बिक गए हैं, 5 यूनिट बाकी रह गए हैं। पीछे खुद ब खुद ईमेल चली जाती है कि जी 5 यूनिट रह गए हैं, हमें मजीद भेज दें। अब जो सिस्टम है उसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, लेकिन बहरहाल आपको दोनों पढ़ने चाहिए। और वो ये कि मर्चेंडाइजिंग अकाउंट में दो तरीके हैं, एक परपेचुअल और दूसरा पीरियोडिक। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है, अब हम सबसे पहले ये देखने लगे हैं कि फ़र्क है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सबसे पहले आपको फ़र्क जानने के लिए पता होना चाहिए कि परपेचुअल इन्वेंट्री कहते हैं किसको। यार परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जैसे ही सेल होती है उसी टाइम हम पूरी सेल की, उस सेल के नतीजे में जो कुछ कंपनी के अंदर हुआ है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। अब आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब ये देखो, हम वापस अपनी एक्सेल शीट पे आते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखो, फ़र्ज़ करो जी हम कहते हैं सेल हुई है, ठीक है, हम यहाँ पे सेल की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल की एंट्री क्या है जी, सोल्ड इन्वेंट्री, सोल्ड गुड्स या मर्चेंडाइज लिख देते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ RS 2.5 लाख, यानी कि उसने 2.5 लाख का सामान बेचा है, ठीक है, दैट कॉस्टेड हिम RS 2,10,000। अब इसका मतलब क्या है इस एंट्री का? इस एंट्री का मतलब यह है कि उस बंदे ने 2.5 लाख का सामान बेचा और ये सामान खुद को उसको 2,10,000 का पड़ा था। अब बच्चे गौर करो, जैसे ही आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो उस बंदे को कैश आया है, तो हम अभी ये अज्यूम करें कि सारा कैश पे बिक गया था, ठीक। चलो हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि इसका कुछ हिस्सा कैश पे था और कुछ हिस्सा अकाउंट्स रिसीवेबल पे था। वो कैसे ऐड करेंगे? सोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ RS, इसमें हम लिख देते हैं कि 50,000 वॉज रिसीव्ड एज कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीवेबल। अब देखो इसमें गौर करने वाली बात क्या है। इसमें गौर करने वाली बात यह है, वो आपको बता रहा है कि इसने सामान बेचा है, 2.5 लाख का बेचा है, ठीक है, और ये सामान इसको खुद को कितने का पड़ा था? 2,10,000 का। 50,000 वो बंदा इसको कैश दे गया, बाकी उसने कहा मैं बाद में दे दूंगा। ये इसका ट्रांजैक्शन का मतलब है। अब देखो, जैसे ये ट्रांजैक्शन होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहले सेल हुई है। सेल हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? सेल हम रिकॉर्ड करते हैं, हम सीरियल नंबर डालने लगे हैं, सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सीरियल नंबर का मतलब होता है कि हर रो का नंबर अलग, ठीक है। हमने सीरियल नंबर ऐड कर दिया। अब हम ट्रांजैक्शन का आईडी ऐड कर लेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर 2। अब इस ट्रांजैक्शन आईडी में हो क्या रहा है? इस ट्रांजैक्शन आईडी में सबसे पहली बात ये हो रही है कि आपने एक चीज बेची है। जब बेचते हैं तो एक एंट्री होती है जिसे कहते हैं सेल। तो डिटेल में हम क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स या सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज। इसके नतीजे में क्या, अब ये किसको बेची है जी? कस्टमर को। कस्टमर को बेची है हमने, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा जनरल जर्नल चल रहा है, साथ ही हम यहां लिख भी देते हैं, बल्कि लिखा हुआ है ये जनरल जर्नल चल रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने कस्टमर को बेची। जैसे हम सामान बेचते हैं तो क्या होता है? सेल होती है, सेल। और सेल जब होती है तो हमेशा क्रेडिट में जाती है। तो कितने की सेल हुई हमारी? 2.5 लाख की, ठीक है। 2.5 लाख की हमारी क्या हो गई? सेल की। 25 लाख की तो नहीं रिकॉर्ड कर दी, मेरा ख्याल है 25 की कर दी। हाँ, 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख की हमारी सेल हुई। अब 2.5 लाख की ये सेल रिकॉर्ड हो गई। किस डेट को हुई? फर्ज कर लो इसी डेट को हो गई थी, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी क्या हुई? अब ये सेल क्रेडिट हुई है तो इसके नतीजे में डेबिट में तो भी तो कुछ होगा। डेबिट हमारा क्या होगा जी? एक तो कैश डेबिट होगा। कितना उसने कैश दिया है? 50,000 रुपया, ठीक है। और उसके अलावा हमारा डेबिट में क्या होगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। यानी कि अभी वही ट्रांजैक्शन चल रही है। ट्रांजैक्शन का आईडी चेंज नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन नंबर 2 वही चीज चल रही है, हेडिंग भी वही है, सारा कुछ वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और ये ट्रांजैक्शन क्या है कि सेल हुई है, और इस 2.5 लाख की सेल में से 50,000 कैश आया और उधार खाते में फिर कितना चला जाएगा, 2 लाख रुपया। ठीक है जी। अब देखें, अब ये ट्रांजैक्शन का अभी हमारा सिर्फ एक हिस्सा पूरा हुआ है, और वो हिस्सा क्या है, सेल। ये देखें, सेल हुई है 2.5 लाख की, 50,000 कैश आया है, 2 लाख का उधार है। पीरियोडिक सिस्टम बस इतना ही रिकॉर्ड करेगा, पीरियोडिक सिस्टम इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में हमने ये भी देखना है कि सेल हुई है तो गोदाम में क्या हुआ है, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम दो चीज़ें देख रहा होता है। एक ये देख रहा होता है कि सेल हुई है तो कैश की क्या सूरत हाल है और लेने कितने हैं, और दूसरी चीज़ ये देख रहा होता है कि गोदाम में क्या हलचल मची है सेल के नतीजे में। तो गोदाम में क्या हुआ है, गोदाम में हम ये सारी एंट्री हम दोबारा करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी, नीचे कंट्रोल बी। लेकिन अब हम गोदाम की बातें करने लगे। तो गोदाम में सबसे पहले कुछ सामान आया है जिसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं, और कितने की इन्वेंट्री हमारे पास आई है, 2,10,000 का सामान हमें मिला है। जब सामान गोदाम में आता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, यानी कि अब हम 2,10,000 का सामान आया है, और साथ ही जब हम इन्वेंट्री भी इसे कहते हैं और इसे फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। आप चले फिनिश्ड गुड जो मर्जी लिख लें। तो जब ये डेबिट करते हैं साथ ही हमने क्रेडिट करके इसे बैलेंस कर देना। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, CGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 2,10,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट का अकाउंट खुल जाता है, इन्वेंट्री हमारी डेबिट हुई है। और अब आप देखिए, ये है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कि अभी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो ये कि हमने बेचने के लिए कोई सामान दुकान में रखने के लिए खरीदा है, बेचा है, एक सामान ग्राहक को बेचा है, और जैसे ही हमने सामान बेचा है तो ये 4-5 एंट्रियां करनी पड़ती हैं हमें परपेचुअल में। अब इसका मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि एक तो परपेचुअल आपको ये बताता है कि ग्राहक के साथ आपकी क्या लेन देन है। ग्राहक के साथ आपकी लेन देन ये है कि 2.5 लाख का सामान है, 50,000 कैश पे है, 2 लाख उधार है। लेकिन साथ ही आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये भी बताता है कि गोदाम में क्या हुआ है, गोदाम में इन्वेंट्री आई है, और अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक हमने काउंटर अकाउंट कायम कर दिया है। अब जैसे जैसे सामान, ये पहले हमारा डेबिट था, अब ये हमने क्रेडिट के साथ से बैलेंस कर दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू, बल्कि सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया। हुआ ये है, हमारा सामान गोदाम से गया है, आया नहीं है, हमने चीज़ बेची है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब सामान जाता है तो ये एक्चुअली क्रेडिट होता है और ये अकाउंट डेबिट में जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्वेंट्री हमारी गई है, यानी गोदाम की क्या सूरत है कि गोदाम से सामान चला गया 2,10,000 का, वो हमने इन्वेंट्री को क्रेडिट करके शो कर दिया। अब जब इन्वेंट्री का लेजर बनेगा तो कहीं ऊपर इन्वेंट्री खरीदी थी उसके नीचे आ जाएगा कि जी इतनी की बेची थी। और जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, अब फर्ज करो हम यहाँ पे हम सामान खरीदने की भी एक एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 3, बॉट मर्चेंडाइज ऑफ RS 4,30,000, 4.25 लाख के उसने सामान खरीदा है कि कल को बेच लेगा। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री नंबर 3 बहुत आसान है, खरीदने की एंट्री इतनी लंबी नहीं होती। इसका आएगा परचेज मर्चेंडाइज, और ये मर्चेंडाइज उसने किससे खरीदी है, जिसका फर्ज करो नाम है सप्लायर, कोई भी सप्लायर है उसका, उसने उससे खरीदी है। ठीक है, या फर्ज करो सप्लायर का नाम है असलम साहब, ये उसने असलम साहब से ये मर्चेंडाइज खरीदी है। इसकी एंट्री में हम क्या करेंगे, जब मर्चेंडाइज खरीदेगा तो उसके नतीजे में क्या हुआ है, मर्चेंडाइज खरीदने के नतीजे में सबसे पहले तो उसको कैश दिया होगा, तो कैश गया, कितना कैश दिया उसने, 4,30,000। हम अज्यूम कर लेते हैं कि कैश भी खरीदी है, उधार नहीं खरीदी। ठीक है, जैसे ही कैश गया, कैश इन हैंड आपका चला गया, यानी कि आपने उसको चीज के बदले में कैश दिया, और आपके पास क्या आ गई, आपके पास उसके नतीजे में आ गया इन्वेंट्री, यानी कि सामान। तो आपके पास क्या आ गई, इन्वेंट्री, कितने की, 4,30,000 की। जब आप चीज खरीदते हैं तो बस इतनी सी एंट्री है कि कैश गया और आप उसके बदले में आपके पास सामान आ गया। यही सामान जब मैं बेचा, मैंने उसको, तो 4,30,000 में से मैंने सिर्फ 2,10,000 का सामान बेचा, यानी कि मुझे ही 2,10,000 का पड़ा, बेचा मैंने 2.5 का, 2.5 में से 50,000 रुपया कैश, 2 लाख उधार। लेकिन साथ ही मैंने ये भी रिकॉर्ड करना है कि जो मेरी इन्वेंट्री आई थी 4,30,000 की, इसमें से भाई 2,10,000 की इन्वेंट्री चली गई है। अब जब इन्वेंट्री का लेजर बनेगा तो लेफ्ट साइड पे आएगा 4,30,000, राइट साइड पे आएगा 2,10,000, और इसका नेट डिफरेंस आपको बताएगा गोदाम में इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है।
ये जो सिस्टम है एंट्री करने का, जिसमें जब कोई मर्चेंडाइज बिकती है तो हम ये भी देखते हैं कि गोदाम में क्या हो रहा है, गोदाम में कितनी हलचल मची है, इसको कहते हैं परपेचुअल सिस्टम। ठीक है, वापस चलते हैं। तो परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली। अभी सामान बिकने की देर है, ये सारा आपको 4 एंट्रियां एक साथ 5 एंट्रियां करनी पड़ी। ठीक है, इन्वेंट्री किधर गई है, गोदाम से बाहर निकली है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट क्रिएट हुआ है, इन्वेंट्री का अकाउंट माइनस हुआ है, कैश आया है, अकाउंट रिसीवेबल आया है, सेल हुई है, ये सारा हलचल जो है ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करता है। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एक इन्वेंट्री का सब्सिडरी लेजर भी होता है। जैसे हमने पहले बात की, सब्सिडरी लेजर क्या होता है कि किस बंदे ने कितनी इन्वेंट्री खरीदी है वो इंडिविजुअली रिकॉर्ड हो रहा था कि असलम ने इतनी खरीदी, अकरम ने इतनी खरीदी, सलीम ने इतनी खरीदी। ये सब्सिडरी लेजर का काम होता है। ठीक है, ये है हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब एक मिसाल से उसने वाज़िया किया है कि वो कह रहा है, ये देखें, परचेज्ड इतने इंच का कंप्यूटर ऑन अकाउंट फ्रॉम ओकावा, यानी कि इस बंदे की दुकान है, इसने 21 इंच वाला कंप्यूटर ओकावा कंपनी से खरीदा है। कितने का खरीदा है, 600 का एक है, और उसने 6000 पाउंड खर्चे, मतलब 10 उसने खरीदे हैं, $6 लाख, और 30 दिन में उसने उसको पैसे देने हैं। अब जैसे उसने जाके सामान खरीदा ताकि आगे कंप्यूटर बेच सके, तो उसकी क्या एंट्री होगी, इन्वेंट्री, यानी कि उसके पास सामान आया है, कितने का आया है, 6000 का, और उसने उसको पैसे देने हैं, तो अकाउंट्स पेबल कितने के, 6000 के। बस इतना सा काम है। ठीक है, ये उसका हो गया। लेकिन अब अगला, जैसे ही ये परचेज की एंट्री तो सिंपल है, जैसे हमने एक्सेल में यहाँ पे करके दिखाई थी मैंने आपको कि परचेज में सिर्फ 2 एंट्री हैं, कैश इन हैंड, यहाँ वहाँ उसने उधार खरीदे तो कैश इन हैंड की जगह अकाउंट्स पेबल है, और इन्वेंट्री सीधा काम है। ज़्यादा इसमें लंबा काम होता है इन्वेंट्री जब बेचते हैं, जब सेल करते हैं तो लंबा काम है। ठीक है, सेल में 2 एंट्रियाँ होंगी, एंट्री नंबर 1 ये है और एंट्री नंबर 2 ये है। तो पहली एंट्री, जब उसने ग्राहक को बेचा है, 2000 का कंप्यूटर बेचा है, तो उसने कैसे रिकॉर्ड किया, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, यानी कि इतने मैंने लेने हैं, और सेल मेरी हुई है 2000 की, यानी उसको कैश कोई नहीं मिला, पैसे कल को ही मिलने। साथ ये तो ग्राहक का मामला है। गोदाम का क्या मामला है कि गोदाम में ये जो 2000 के कंप्यूटर बेचे हैं, उसे 1200 के पड़े थे जब उसने ऊपर ये 6000 की इन्वेंट्री खरीदी, इस 6000 में से 1200 की बेच दी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसका अकाउंट क्रिएट हो गया 1200 का, और इन्वेंट्री कम हो गई 1200 की। यही एग्जाम्पल हमने यहाँ की थी, यही एग्जाम्पल उसने आपको आगे बुक में भी दिखाई है। ये अब परपेचुअल का ये होता है जी। परपेचुअल में एक तरफ जब खरीदते हैं तो एक एंट्री है, बेचते हैं तो 2 एंट्रियां करनी है। एक एंट्री बताती है ग्राहक के साथ क्या मामला है, दूसरी एंट्री बताती है गोदाम में क्या मामला है। हमें दोनों एंट्रियां ये चीज़ वाज़िया करती हैं। ये परपेचुअल का फ़ायदा है कि गोदाम में जो मूवमेंट हो रही है सामान की, जो आपकी गोडाउन की मूवमेंट है, वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। आपको एक यूनिट का हिसाब पता होता है कि यार अब इस सेल के बाद मेरे पास कितना सामान बच गया है, इस सेल के बाद कितना। एक सेल का जो यूनिट है वो आपको एक सेल के बाद सूरत हाल वाज़िया होती जाती है। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का फ़ायदा है। हाँ, और फिर जब कल को हमने सप्लायर को पैसे देने हैं तो फिर क्या एंट्री होगी कि हमने जो अकाउंट्स रिसीवेबल वहाँ पे क्रेडिट क्रिएट हुआ था, जब हम पैसे दे देंगे तो जब पैसे दे दिए तो कैश क्रेडिट हो गया, और साथ ही अकाउंट्स पेबल जो हमारे वहाँ क्रिएट हुए थे वो यहाँ डेबिट होके अकाउंट्स पेबल के लेजर में 0 आ जाएगा कि पहले यही क्रेडिट हुए थे। पिछले पेज में अब अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे हमने उससे उधार सामान लिया था तो अकाउंट्स पेबल क्रिएट हुए थे क्रेडिट। अब जब हमने उसे वापस कर दिए तो यहाँ वही अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गए, अकाउंट्स पेबल खत्म हो गए, कैश हाथ से चला गया 6000 का। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जब हम कल को गाहक से पैसे लेंगे तो कैश हमारे पास, गाहक को हमने कितने का सामान बेचा था, 2000 का, गाहक ने अब 2000 रुपया दिया, जैसे ही दे दिया 2000 का कैश रिकॉर्ड हो गया। और पिछले पेज पे आप देखें, पिछले पेज पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गाहक ने जब सेल की थी तो हमने क्या किया था कि अकाउंट्स रिसीवेबल RJ ट्रैवल एजेंसी है उससे इतने के लेने हैं और सेल हो गई है। अब हमने ले लिए हैं तो ये यहाँ डेबिट हो रहे हैं, अगली ट्रांजैक्शन में अगले पेज में मुझसे क्या कर देंगे, क्रेडिट, और साथ ही कैश डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जैसे जैसे आपको पैसे आते जाएंगे कैश के लेजर में डलते जाएंगे और अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस होते जाएंगे, आपको नेट सिचुएशन आपकी पता चलती जाएगी। अच्छा, आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वक्तन फवक्तन जाके गोदाम में देखना भी होता है। इसे कहते हैं टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री या इन्वेंट्री ऑडिट भी बोलते हैं इसको। क्या करना होता है, देखना होता है कि यार गोदाम की सूरत हाल क्या वही है जो मुझे कंप्यूटर बता रहा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा कंप्यूटर कहता है कि यार 10 यूनिट आपने 10 कंप्यूटर खरीदे थे। अब ये देखो कंप्यूटर क्या बता रहा है, इधर इस बंदे ने 10 कंप्यूटर खरीदे, ठीक है।
और कंप्यूटर ये भी बता रहा है कि आपने 2000 के यानी कि आपने 1200 के कंप्यूटर यानी कि तकरीबन 12 कंप्यूटर आपने बेच दिए। नहीं 12 नहीं, कितने के बेचे इसने? दो कंप्यूटर इसने बेचे। तो टेक्निकली इसके पास पीछे कितने होने चाहिए? 10 खरीदे थे, 2 बेच दिए, पीछे 8 बचने चाहिए। लेकिन अब ये गोदाम में गया गिनने, क्या 8 पड़े हुए हैं? तो पता चला एक कंप्यूटर का मॉनिटर किसी के ठुड्डा लगने से टूट गया था। ऐसे अमर को कहते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज। इन्वेंट्री श्रिंकेज का मतलब होता है जब ब्रेक हो जाने से, या कोई लिक्विड खरीदा था वो लीक हो गया है, या चोरी हो गई है, या दुकान से कोई चीज़ उठाई गई है, शॉप उठानी पड़ी है, जो भी हुआ है उसके नतीजे में इन्वेंट्री जो कंप्यूटर बता रहा है उसके निस्बत कम आ गई है, उसे कहते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज। और ये कब पता चलता है? जब आप ऑडिट करते हो। बाज़ दफ़ा आपको जाके ऑडिट करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा लोगों ने कैमरे लगाए होते हैं, उससे भी ऑडिट जब हो जाए, उस ऑडिट को भी हम फिजिकल इन्वेंट्री ऑडिट ही बोलते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री ही बोलते हैं। ठीक है। आमतौर पे साल के आखिर में ये करते हैं, हर रोज़ जाके तो कोई नहीं गोदाम में चेक कर रहा होता। वैसे कई लोगों ने मंथली भी ऑडिट रखे होते हैं कि हर महीने के बाद गोदाम का चक्कर लगा के माल की गिनती करनी है। लेकिन अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां साल के एंड पे देखती हैं कि जी हमारा कंप्यूटर तो कह रहा है यहाँ 10 लाख डब्बे होने चाहिए थे पड़े, इधर 9 लाख पड़े, 1 लाख डब्बा जो है वो इन्वेंट्री श्रिंकेज की अकाउंट में डाल दो। तो ये है जी फिजिकल काउंट लेना। ठीक है। जब हमें पता चले कि जी कोई तोड़ फोड़ हुई है, फिर हम क्या करते हैं? हमें पता चला कि जी $2200 की हमारा नुकसान हुआ, इन्वेंट्री श्रिंकेज। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इन्वेंट्री हमारी कम हो गई है 2200 की, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पड़ गई है। यानी कि वो जो हम क्लाइंट को बेचते हैं तब भी ये एंट्री करते हैं, लेकिन अब यहाँ बेचने में 2 एंट्रियाँ होती हैं, कैश की भी एंट्री होती है और सेल की भी। अब सेल वाली एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि बिकी तो है नहीं, टूट गई है। तो टूटने के नतीजे में सिर्फ गोदाम से रिलेटेड एंट्री वही है, बस क्लाइंट वाली एंट्री हमने नहीं करनी ये। और फिर हम एक सब्सिडरी लेजर बना देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हमने एक फिजिकल काउंट किया था और उसके अंदर हमने ये देखा कि इन्वेंट्री इतनी कम हो गई। ये है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, इसके बाद आता है पीरियोडिक इन्वेंट्री। पीरियोडिक इन्वेंट्री बहुत इजी है। पीरियोडिक इन्वेंट्री उतना लंबा नहीं है, उसमें सिर्फ इतना सा करते हैं कि जैसे ही कोई चीज़ परचेज करते हैं तो एंट्री वही है जो परपेचुअल में थी, लेकिन हम उसमें हर रोज जाके ऑडिट नहीं कर रहे होते। साल के एंड पे देखते हैं कि भाईजान गोदाम में पहले सामान इतने का पड़ा हुआ था, उसके बाद जाके सप्लायर से इतने का सामान लिया, तो टोटल सामान मेरे पास जो बेचने के लायक था वो 1,44,000 का था। ठीक है। मेरा कंप्यूटर ये शो कर रहा है कि साल के एंड पे गोदाम में गया हूँ तो पता चला 12,000 का रह गया, तो इसका मतलब है 1,32,000 का बिका है। सीधा सीधा हिसाब है। आपने हर ग्राहक के साथ जो सेल होती है उसके नतीजे में वो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री की हम एंट्री करते हैं वो आपने नहीं करनी। आपने हर सेल के साथ ये देखा ना, आपने यहाँ हम गए थे तो हमने ये एंट्री की थी कि जैसे ही हमारा सामान बिका था हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री की भी एंट्री की थी। ये परपेचुअल का मसला है कि आपको हर सेल के साथ पीरियोडिक में सिर्फ ये एंट्री करनी है, बस ये सेल की एंट्री है, ये एंट्री है पीरियोडिक की। ये बस सामान खरीदा तो ये एंट्री है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कलर के अंदर। और जैसे ही सामान सामान बेचा तो ये एंट्री है, और अगर कहीं से सामान खरीदा आगे बेचने के लिए तो ये एंट्री है। ये पीरियोडिक का काम है, ये 2 बस। लेकिन परपेचुअल में जब कहीं सामान ग्राहक को बेचा तो ये सारी एंट्री है। ठीक है, ये आपको सारी करनी पड़ेगी, और ख़रीदा तो फिर पीरियोडिक और परपेचुअल में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये इसका माइनर सा डिफरेंस है कि आपको हर वक्त परपेचुअल में ऑन द टोज रहना पड़ता है। तो आप सोचोगे तो सही कि यार कौन सा सिस्टम बेहतर है, ये परपेचुअल बेहतर है या पीरियोडिक? इसका जवाब ये है कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में ज़्यादातर परपेचुअल ही इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, कंप्यूटर नहीं रखा हुआ, इतना स्टाफ नहीं है कि बार बार गोदाम में जाके देखें क्या बाकी सामान पड़ा है नहीं पड़ा, फिर आप चुप करके पीरियोडिक सिस्टम पर लगाएं। इवन कई दफ़ा लोगों ने कंप्यूटर्स रखे भी हैं लेकिन बार बार गोदाम में जाके कौन चेक करे, तो फिर ऐसी सूरत में पीरियोडिक सिस्टम बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, ठीक हैं, डाटा रख सकते हैं, डाटा मैनेज कर सकते हैं, तो फिर परपेचुअल सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादातर आजकल कंपनीज़ में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही इस्तेमाल हो रहा है। ये माइनर सा फ़र्क है, ये आप खुद देखें, यह आपके लिए एक माइनर सी असाइनमेंट है, समझने की चीज़ है। ये देखिए कि कैसे ये आपका बेसिकली दोनों चीज़ें होती हैं, परपेचुअल और पीरियोडिक, इनमें क्या फ़र्क है। जब हम मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हैं तो क्या एंट्री होती है दोनों में, देखें। जैसे हमने वहाँ देखा था कि जैसे हम मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हैं इन्वेंट्री डेबिट होती है
और अकाउंट्स पेबल या अगर कैश पे खरीदिए तो कैश, या अगर उधार खरीदिए तो उधार, ये क्रेडिट होता है, दोनों में सेम है। जब सेल करते हैं, अब यहां फर्क आएगा, परपेचुअल में हम दो काम करते हैं, एक ग्राहक के साथ अपने मामलात रिकॉर्ड करते हैं, ये काम, लेकिन साथ ही हम गोदाम का काम भी रिकॉर्ड करते हैं, ये देखें। लेकिन पीरियोडिक में बड़ा आसान है, सिर्फ एक ही काम करना है, ग्राहक के साथ जो मामलात हुए वो रिकॉर्ड कर लो बस। जब हमने जो उधार चीज ली थी, उधार वापस किया, उसमें भी वही एंट्री है, उसमें भी वही एंट्री है। ग्राहक को सामान दिया था, उससे कैश आया वापस, उसमें भी वही एंट्री है, उसमें भी वही एंट्री है, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें भी वही है, उसमें भी, यानी कि फर्क सिर्फ और सिर्फ इसमें दो जगह पड़ेगा। एक तो पीरियोडिक में आपको साल के एंड में जो ऑडिट करना है उसमें ये एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी थी, उसमें इन्वेंट्री स्टार्ट में इतनी थी, परचेज मैंने फिर इतने की और एंड में इन्वेंट्री इतनी रह गई। और दूसरा, परपेचुअल को जो ज़्यादा खपा देने वाला काम है वो ये है कि हर सेल के बाद आपको गोदाम की सूरत हाल भी रिकॉर्ड करनी है। गो कि आपको जाके नहीं देखना, लेकिन बहरहाल कंप्यूटर को ये डबल एंट्री करनी पड़ती है, और आजकल ज़्यादा यही चल रहा है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है पीरियोडिक का और परपेचुअल का। अच्छा जी, अब आई थिंक इस चैप्टर के लिए हमारे पास और कोई चीज़ जो, हाँ, अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। हमने मेन चीज़ इस चैप्टर की देख ली है कि आज के लेक्चर में हमने देखा परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी क्या है, सर्विस कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है। इस पेज तक, यानी कि पेज नंबर 255 तक हमारे मामलात मुकम्मल हो चुके। आपने इसको बगौर पढ़ना है, और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम के इन्वेंट्री के डिफरेंस को आपने देखना है कि ये लिखना है। जैसे ये टेबल बना, आपने ये टेबल आपने भी बनाना है, और मैं एक असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगा। वो असाइनमेंट एक्सेल शीट में होगी, आपने बाय हैंड करनी है और सबमिट करवानी है। उसके कोई गलत होने के मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, अगर कॉपी पेस्टिंग हुई तो मैं 0 दूंगा सबको जो कॉपी पेस्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।